गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। एनसीईआरटी सीरीज़ के तहत ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 6 क्लास की एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने फिफ्थ चैप्टर को डिस्कस किया था। फिफ्थ चैप्टर में हमने लिथोस्फेयर, कॉन्टिनेंट्स, हाइड्रोस्फेयर, ओशंस, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेयर, है ना। उससे आगे हम आज डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर को। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? ये जो वायुमंडल है वो क्या है? जो हमारा अर्थ है, जो हमारा लिथोस्फेयर है, या फिर जो अर्थ है जहाँ पर हम रहते हैं, उसके चारों तरफ गैस का आवरण है, गैस का लेयर है। दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, है ना। एटमॉस्फेयर क्या है? लेयर ऑफ गैस सराउंडिंग द अर्थ। और एयर को कैसे डिफाइन करते हैं? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। और एटमॉस्फेयर को कैसे डिफाइन करेंगे? एटमॉस्फेयर is the layer of gas which is surrounding the earth. The thin blanket of air, एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। कई तरह के गैस है इसमें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो ये एयर जो है इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, और एयर का थिन ब्लैंकेट है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट्स। एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है जो एटमॉस्फेयर प्ले करता है वो है अर्थ का एवरेज जो टेम्परेचर है वो बना कर रखता है। जो एवरेज टेम्परेचर, जो मॉडरेट टेम्परेचर है वो बना कर रखता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन में अर्थ का टेम्परेचर कहीं अधिक होता, और रात में वो टेम्परेचर माइनस में जा सकता था, क्योंकि दिन में टेम्परेचर इनकमिंग सोलर रेडिएशन से बढ़ता है अर्थ का, है ना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन से। और फिर सूर्यास्त होते ही, सनसेट होते ही वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में, पार्थिव विकिरण के रूप में वो जो उष्मा है, जो हीट है, वो स्पेस में चला जाता है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? उस हीट को, उस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ट्रैप करता है, उसे रोकता है, उसे एब्जॉर्व करता है, और अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो मॉडरेट टेम्परेचर है, उसे बना कर रखता है। तो एटमॉस्फेयर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा एटमॉस्फेयर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है, उसे ट्रैप करता है, और अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है। और यही कारण है कि रात में अर्थ का टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता, है ना। 20-25 डिग्री के आसपास अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस है, और वो टेम्परेचर दिन और रात में बना रहता है। ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिलता है, और इसके कारण अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। अगर हम मरकरी की बात करें या फिर दूसरे प्लैनेट्स की बात करें, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण जो रात का टेम्परेचर है उस प्लैनेट्स का वो माइनस में चला जाता है। दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लाइफ। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, क्यों इम्पोर्टेंट है एटमॉस्फेयर? क्योंकि एटमॉस्फेयर कंटेन ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन देखें तो उसमें 21% ऑक्सीजन है, जो कि ऑक्सीडेशन, जो रेस्पिरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। सेल में ऑक्सीजन की मदद से एटीपी का फॉर्मेशन होता है और हमें एनर्जी प्राप्त होता है। दूसरा, एटमॉस्फेयर में CO2 गैस है, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। CO2 और वाटर के रिएक्शन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि सभी जीवों के लिए फूड के रूप में अवेलेबल होता है। और ये जो एनर्जी का वो स्रोत है, और एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो एनर्जी बनता कैसे है? तो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी, फूड एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है बाय केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
तो एटमॉस्फेयर के बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारे फिनोमेना हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में आप देखेंगे कई सारे लेयर होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर जैसे हैं। तो ट्रोपोस्फेयर में बहुत सारे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का फॉर्मेशन, रेनफॉल। और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है। उसी तरह आयनोस्फेयर क्या है, वहाँ पे ऑरोरा की घटना होती है ना, सोलर फ्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करता है आयंस वहाँ पर, और लाइटनिंग होती है। तो ये एटमॉस्फेयर का बहुत ही अधिक रोल है हमारे पृथ्वी के लिए। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज, है ना। ये कुछ सन रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है ना, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं कुछ भी कुछ सन रेज, या स्कैटर्ड कर देता है। और द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। एटमॉस्फेयर जो है वो 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़। दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एज ट्रोपोस्फेयर। मैंने अभी बताया कि एटमॉस्फेयर कई सारे परतों में डिवाइड है। अगर कंपोजिशन की बात करें एटमॉस्फेयर की, तो या स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर की बात करें एटमॉस्फेयर की, तो स्ट्रक्चर आप 5 लेयर्स के रूप में उसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे नीचे का जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल, है ना। और क्षोभ मंडल की जो हाइट है, क्षोभ मंडल की जो हाइट है वो इक्वेटर पर 18 किलोमीटर है और पोल पर 8 किलोमीटर है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोल पर ठंडी होती है, जिसके कारण एयर बहुत हाइट तक राइज़ नहीं कर पाते, है ना, हैवी होकर नीचे बैठते हैं। और इक्वेटर पर गर्मी होने के कारण एयर गर्म होकर राइज़ करते हैं अप टू हाइट ऑफ 18 किलोमीटर। तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो इक्वेटर पर 18 किलोमीटर और पोल पर 8 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरा लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, 18 से 50 किलोमीटर के बीच में है। और इसी लेयर में आप देखेंगे कि 20 किलोमीटर के आसपास ओजोन लेयर है, जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब करती है और हमें उसके हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर, फिर 50 से 80 किलोमीटर के बीच मेसोस्फेयर है, और 80 से ऊपर जो है वो आयनोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, जिसको आयनोस्फेयर भी कहते हैं, और एक्सोस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में जो गैस है मेनली वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। मीच मेक्स अप अबाउट 99% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर। यहाँ अदर गैसेस की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03% है, आर्गन जो है और बाकी गैस मिला के 1% है। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा प्लांट्स नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पहले अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, फिर अमोनिया से नाइट्राइट, और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। और उस नाइट्रेट को प्लांट्स यूज़ करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में। तो नाइट्रोजन भी हमारे लिए इस तरह से इम्पॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड तो इम्पॉर्टेंट है, ये हमने अभी डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, है ना, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को, पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। लेकिन एक लिमिट से अधिक अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेस होगा। एक्सेस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो राइज हो सकता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइट के साथ जो डेंसिटी है, जो घनत्व है एयर का, वो घटता जाता है। जैसे आप लोअर एटमॉस्फेयर में यानी ट्रोपोस्फेयर में एयर की डेंसिटी सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर की ओर जाएंगे, एयर की डेंसिटी कम होती जाती है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 90% जो एयर है वो आपके 18 किलोमीटर के हाइट तक ही है। ओके, द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट, इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल। डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम सी लेवल पे है एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मतलब हाइट पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, वैसे वैसे एयर की डेंसिटी कम होती है। और यही कारण है कि एयर की डेंसिटी कम होने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होता है, और जिसके कारण
जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, यानी जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं हमें कम टेम्परेचर महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। उसका एक ही कारण है कि एयर की डेंसिटी कम होती जाती है और जिसके कारण जो एटमॉस्फेयर कम हीट को ट्रैप कर पाता है। The climbers experience problem in breathing due to this decrease in the density of air। जैसे जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं एयर की डेंसिटी कम होती है, चूँकि एयर की डेंसिटी कम हो रही है तो उसमें जो ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन है, जो ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है वो भी कम होगा और जिसके कारण जो क्लाइंबर्स है उनको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है। They have to carry with them oxygen cylinder to be able to breathe at high altitude. The temperature also decreases as we go upward. Atmosphere exert pressure on the earth। देखिए एटमॉस्फेयर अर्थ पर एक प्रेशर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है? एयर का एक लेयर है, एयर की लेयर है, एयर का ब्लैंकेट है और एयर का अपना वेट होगा और जिस भी वस्तु का वेट होगा वो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, अपने वेट के कारण फोर्स लगाएगा। उसी फोर्स को वेट कहा जाता है, भार कहा जाता है। और फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जो फोर्स लग रहा है एटमॉस्फेयर के कारण पृथ्वी पर उसके वेट के कारण, तो पर यूनिट एरिया अगर निकालेंगे तो उसी को प्रेशर कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेयर जो हमारे ऊपर है जिसका कुछ वेट है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है पृथ्वी पे, उसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है क्योंकि एयर की डेंसिटी कम होती जाती है। और यही कारण है कि पहाड़ों पर हमें कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस होता है और इसके कारण हमारे नोज़ से या दूसरे जगह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और पहाड़ों पर खाना बनाना भी बहुत आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिक्रीज होने के कारण, और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने के कारण खाना जल्दी नहीं पक पाता। नेक्स्ट है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या है? मैंने बताया था बायोस्फेयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। यानी जहाँ पे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर जहाँ पर मिलते हैं, कांटेक्ट करते हैं, वो जो नैरो जोन है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है उसी को बायोस्फीयर कहा जाता है। इट इज़ दिस जोन दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लानट। इसी जोन में लाइफ एग्जिस्ट करता है। देयर आर सेवरल species of organisms that varies in size from microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms include humans are linked to each other and to the biosphere for survival। देखिए ये हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लाइफ है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और सिर्फ एक लिविंग बीइंग बाकी लिविंग बीइंग पे ही डिपेंडेंट नहीं है, जो नॉन लिविंग बीइंग है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन पर भी हम डिपेंडेंट है। यानी कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी जीव बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक मीन्स जो लिविंग कंपोनेंट है उस पर तो निर्भर है ही, साथ ही साथ ए बायोटिक कंपोनेंट यानी जो फिजिकल चीज़ें हैं, जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उस पर भी डिपेंडेंट है, उसके साथ भी इंटरेक्ट करता है। और इसी इंटरेक्शन से यानी जो एक इंडिविजुअल बायोटिक और ए बायोटिक दोनों कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और इसी इंटरेक्शन से इकोसिस्टम या बायोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है। Organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and animal kingdom। दो डिवाइड कर सकते हैं, plant kingdom और animal kingdom। The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other। For example, cutting of forest। तीनों डोमेन जो है लैंड, जो लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, तीनों एक दूसरे पे निर्भर हैं और एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ट्री को हम कट करते हैं लैंड पर यानी लिथोस्फेयर पर फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड्स और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर may leads to fast removal of soil from slope। Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquake। For example, there could be a submergence of land। So this is all about the important domains of Earth। होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, है ना। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो डोंट मिस इट, है ना। रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।